नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम ग्लोबल चश्मा। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। मेरे साथ मेरे सहयोगी केशव झा भी मौजूद हैं और तस्वीरें देखकर कहीं ना कहीं आपको समझ आ रहा होगा कि हम आज किस मुद्दे पर चर्चा के लिए आपसे जुड़े हैं। वजह है जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ करते हुए एक बार फिर कह दिया है कि भैया रूस और यूक्रेन के बीच में जो जंग काफी लंबे समय से चल रही है, उसे रोकने का काम अब सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। यानी कि वैश्विक मंच पर इंटरनेशनली, ग्लोबली आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या छवि है, एक बार फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बता दिया है। और इसी पर हम चर्चा करेंगे कि इस एक बयान के क्या मायने हैं उन ऐसे देशों को जो आज भारत की तरफ आज भी गलत निगाह से देखते हैं, गलत तरीके से देखते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, केशव आपको बताएंगे कि कौन कौन से वो देश जो गलत तरीके से आज भी देखते हैं और चालबाजी करते हैं, गलत बयानबाजी करते हैं भारत के खिलाफ। उनको यह देखना चाहिए कि रूस यूक्रेन का मुद्दा जब से चल रहा था तब भी बीच बीच में खबरें आती रहीं कि प्रधानमंत्री सीज फायर करवा सकते हैं, युद्ध जो है वो कहीं ना कहीं खत्म करवा सकते हैं बातचीत के जरिए, कूटनीति के जरिए। तब लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था। अब जेलेंस्की ने एक बार फिर बयान दिया है। केशव, कैसे देखेंगे? चेतन, यूक्रेनी राष्ट्रपति का जो बयान है वो अपने आप में काफ़ी अहम है। ये जो विदेशी ताकतें हैं जो भारत को बढ़ता नहीं देखना चाह रहे हैं, साथ साथ जो पीएम मोदी के जो विरोधी हैं देश में, उनके लिए भी करारा तमाचा है। जो विपक्षी दल यानी कांग्रेस की बात कर लें तो वो लगातार ये कहते थे कि जो पीएम मतलब तंज किया करते थे कि एक कॉल से मतलब युद्ध रुकवा दी, जब युद्ध इस तरीके से स्टार्ट हुई थी तो बच्चों छात्रों को जब वहां से वापस लाया गया। तो इसी तरीके से उन्होंने क्या कि इजराइल हमास वाले जंग में भी, लेबनान वाले में भी उन्होंने तंज किया कि पीएम मोदी क्या ही कर सकते हैं, और 56 इंच की छाती पर उन्होंने तंज किया। जेलेंस्की का बयान उनके मुंह पर एक तरीके से करारा तमाचा है। जहां तक जेलेंस्की ने बात कही कि पीएम मोदी युद्ध रुकवा सकते हैं, तो ये भारत की जो 70 साल का जो क्रेडिबिलिटी है, मैं इस पे जाऊंगा केशव। हाँ। मैं चाहूंगा कि आप इस पे आगे बढ़ें जो जेलेंस्की ने कहा, लेकिन जो मैंने जिक्र किया कि कुछ और देश भी हैं जो आज भी भारत की तरफ गलत निगाह से देखते हैं, चालबाजी करते हैं, जरा उनके बारे में भी बता दीजिए। जैसे कि पाकिस्तान की बात कर लें, चीन की ही बात कर लें, या जो मालदीव है और जो क्या कहता है अभी हाल में बांग्लादेश है, ये जो साउथ एशिया के देश हैं, और खास करके चीन और पाकिस्तान की बात करें तो ये भारत की जो मध्यस्थता की भूमिका है, पीस बिल्डर की जो भूमिका है, जो यूएन में भी भारत की सबसे ज्यादा क्रेडिबिलिटी है कि वो ही पीस स्थापित कर सकता है, तो उसके लिए एक तरीके से काफी मतलब उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और वो भारत को बढ़ता नहीं देख सकते। अभी भारत पीएम मोदी ब्रिक्स समिट में गए थे, वहां भी सारे देशों ने पीएम मोदी को हाथों हाथ लिया कि किस तरीके से जो वैश्विक शांति है उनमें कैसा योगदान दे सकते हैं। और जेलेंस्की ने भी ये बात करके बता दिया है कि पीएम मोदी ही एक तरीके से ब्रिक्स का हो, चाहे G7 हो, चाहे दुनिया के सारे मतलब मुद्दे हैं उसमें पीएम मोदी की अहम भूमिका हो सकती है। और ये भारत ने G20 की भी बैठक जो हुई थी हमारे यहाँ दिल्ली में, उसमें भी उन्होंने दिखाया था कि यूक्रेन जैसे एक तरीके से कॉन्टेंशियस इशू जो था उस पे सारे देशों की एक तरीके से आम राय बनाने में और न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन लाने में सफलता पाई थी। एक भारत की बड़ी जीत थी और भारत की एक तरीके से नेतृत्व क्षमता जो है पीएम मोदी के नेतृत्व में वो भी भारत ने साबित की थी। उस समय भी काफ़ी चर्चा हुई थी, चीन को ये बात पसंद नहीं आई कि भारत कैसे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन मतलब कामयाब तरीके से जारी करने में सफल हुआ, और पाकिस्तान को भी इस तरीके से मिर्ची लग गई थी। तो ये जो हमारे दुश्मन हैं, चीन की बात कर सकते हैं, पाकिस्तान की बात कर सकते हैं, या दूसरे यूरोपीय देश हैं जो भारत को बढ़ता नहीं देख सकते, उनके मुंह पर एक तरीके से तमाचा ही। ठीक है, अब बताइए जेलेंस्की ने आखिर क्या जो ये कहा है उसके कितने बड़े मायने? जेलेंस्की का बयान कि जो पीएम मोदी मध्यस्थता की भूमिका कर सकते हैं, ये तो एक बात है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ही मतलब युद्ध को रुकवा सकते हैं, तो ये एक तरीके से बड़ी बात है, क्योंकि भारत की जो क्रेडिबिलिटी है कि वो एक तरीके से ग्लोबल साउथ का लीडर है, बिल्कुल एक दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, दुनिया की तीसरी चौथी एक तरीके से मिलिट्री ताकत है, और उसके कभी किसी देश पे आगे बढ़ के हमला करने की जो मतलब नीति नहीं रही है, कोई इतिहास भी नहीं रहा कि शांति प्रिय देश है। बिल्कुल। तो जो पीस बिल्डर का जो भारत की छवि है कि किसी भी, जैसे कोरिया युद्ध की बात कर लें, इजिप्ट युद्ध की बात कर लें, या अभी
इसराइल के जो युद्ध हुए थे 6-200 के साथ, अभी ईरान के साथ हुए, चाहे 6-200 के साथ जो 1967 में वॉर हुई थी, उसमें भारत की काफी अहम भूमिका रही थी। और भारत ने अपने जो मेडिकल टीम है, चाहे यूएन पीस बिल्ड जो फोर्स है, उसमें किस तरीके से भारत जो है लगातार योगदान देते रहे हैं। और भारत की जो सेना है उसका भी क्या योगदान रहा है वहाँ पे यूएन के शांति में। तो इस वजह से जेलेंस्की का बयान काफ़ी अहम है। उन्होंने कहा है कि पीस जो समिट है भारत में होनी चाहिए, ये भी बड़ी बात है। और भारत की एक तरीके से लीडरशिप को एक तरीके से स्थापित करता है ये बात। और जिस तरीके से जेलेंस्की ने इस बात को कहा कि जंग हमारी जमीन पर हो रही है और प्रधानमंत्री चाहते हैं तो वो बात कर सकते हैं। यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर काफी लंबे समय से चल रहा है और ये संघर्ष इतने समय के बाद भी अभी ये नजर नहीं आ रहा कि आने वाले समय में ये टल जाएगा या फिर रुक जाएगा। लेकिन उस बीच ये बयान सामने आना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमिका निभा सकते हैं, मध्यस्थता की भूमिका निभा सकते हैं, और इस बात की चर्चा जो है, जिक्र जो है, वो काफी लंबे समय से हो भी रहा था। जब प्रधानमंत्री यूक्रेन के दौरे पर गए या फिर रूस के राष्ट्रपति पुतिन से जब वो मिलते हैं तो एक अलग गर्मजोशी से उनकी मुलाकात होती है। आप देखिए, अब मुलाकातों, क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं केशव, तस्वीरें जब दिखती हैं तो बोलती हैं, अपने आप में बहुत सारी चीजें कहती हैं। चाहे वो हूबहू बयान हमें सुनाई ना दे प्रधानमंत्री के मुंह से या फिर किसी भी बड़े राष्ट्राध्यक्ष के मुंह से, लेकिन तस्वीरें जो हैं हम उनको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी गर्मजोशी से मुलाकात होती है। आप भारतीय कूटनीति देखिए, अब ये तस्वीरें हमारे सामने चल रही हैं, ये जेलेंस्की से मुलाकात होती है प्रधानमंत्री की, और उसके बाद पुतिन से मुलाकात करते हैं। पुतिन से जब मुलाकात करते हैं तो वही मुलाकात होती है। उसके बाद अजीत डोभाल वहां जाते हैं, पूरी ब्रीफ करते हैं पुतिन को, बताते हैं ताकि कोई गलतफहमी पैदा ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा ना हो कि हम यूक्रेन से क्यों बात कर रहे थे, क्या हुआ। हम तो क्योंकि शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं। और ब्रिक्स समिट में भी प्रधानमंत्री ने पुतिन से द्विपक्षीय बातचीत में इस बात की चर्चा की कि जल्द से जल्द जो युद्ध है वो रुक जाना चाहिए। अब आप आइए फिलिस्तीन, जब इजराइल ने हमला किया फिलिस्तीन, तो हमने फिलिस्तीनों की मदद की, वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज वहां पर मुहैया कराई, तब क्योंकि हमारा इजराइल से एक तरफ बहुत अच्छे संबंध है, इजराइल को बुरा नहीं लगा। इजराइल जो है आज भी भारत को एक बहुत अच्छा दोस्त मानता है, और जब प्रधानमंत्री मिलते हैं तो बहुत गर्मजोशी से मुलाकात होती है। इसी तरह लेबनान में भी हमने मदद पहुंचाई अभी, तो तब भी यह देखने को मिलता है कि हमारे रिश्ते कैसे हैं और हम कैसे सारे संबंधों को एक साथ रख सकते हैं अच्छे से संभाल कर। यह हमारा व्यवहार है केशव। भारत मल्टीपोलर वर्ल्ड का हमेशा से एक तरीके से समर्थन करता रहा है। चाहे इजराइल, ये भारत के विरोधियों को ये पच नहीं पाती ये बात कि किस तरीके से पीएम मोदी और भारत यूक्रेन को भी साधने में सफल रहता है और रूस को भी इस तरह दिक्कत नहीं होती। जेलेंस्की ने जो बात कही है कि पीएम मोदी युद्ध रुकवा सकते हैं और पीस समिट जो है भारत में होनी चाहिए, तो ये रूस की तरफ से इस तरह का खंडन नहीं आया है। क्योंकि आपको समझनी पड़ेगी कि जेलेंस्की ने ये बात क्यों कही। ये तकरीबन 2 साल से ज़्यादा होने को है इस युद्ध को, और रूस न ही यूक्रेन इस युद्ध को और लंबा खींचने में उत्सुक है। दोनों देशों अब थक चुके हैं एक तरीके से, क्योंकि जितना लंबा युद्ध होता है उतना अर्थव्यवस्था पे संकट आता है, जान माल की क्षति होती है। तो अब दोनों देश एक तरीके से युद्ध से थक चुके हैं। तो न ही युद्ध यूक्रेन पीछे हटने को तैयार है, न रूस हटने को पीछे तैयार है। तो पीएम मोदी से दोनों देश ये चाहते हैं कि पीएम मोदी एक फेस सेविंग दें, मध्यस्थता की भूमिका निभाएं, ताकि ये लगे कि पीएम मोदी ने मध्यस्थता की तो दोनों देशों को कोई आपत्ति नहीं हुई, दोनों देश एक फेस सेविंग के साथ जो है युद्ध से पीछे हट सकते हैं। वरना क्योंकि अमेरिका की चाहे दूसरे देशों की ऐसी क्रेडिबिलिटी नहीं है कि किसी को बिल्कुल मतलब युद्ध शांति और इस पर हम चर्चा करें क्योंकि उनकी जो अमेरिका की जो नीति रही है, उनका जो इकोनॉमी की जो आप देखेंगे 1947 से या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चाहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, तो वहां से उनकी जो वॉर इकोनॉमी है, उनकी जितना युद्ध बढ़ेगा उतना अमेरिका की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। तो इसलिए भारत के इसमें कोई हित नहीं है। भारत अगर शांति स्थापित करता है तो भारत को क्या तेल लेने में काफ़ी आसानी होगी, यूक्रेन को गेहूं भेजने में आसानी होगी, और भारत के लिए जो एक असहज स्थिति होती है उसमें भी भारत जो है अपने आप को सेव कर पाएगा। तो ये इस वजह से मुझे लगता है जेलेंस्की ये बात कही है। नहीं, और सबसे बड़ी बात ये देखिए ना आप कि यूक्रेन युद्ध चल रहा है, जहां एक तरफ पश्चिमी देशों ने रशिया से मुंह मोड़ लिया, हमने नहीं मोड़ा, हमने तेल जो है वो लेना जारी रखा, और डंके की चोट पर हम तेल लेते हैं। कोई आज हमें आंख उठाकर ये नहीं कह सकता कि आप वहां क्या कर रहे हैं। और जब हमने जारी रखा, हमने कह दिया कि भैया जहां हमारा फायदा होगा हम तो वहां जाएंगे, तब पश्चिमी देशों ने माना कि नहीं, भारत अब वो भारत नहीं है, ना झुकने वाला है ना रुकने वाला है। और जो आपने जिक्र किया अमेरिका का, और अमेरिका के मैं बताना चाहूंगा कि एक तरफ इजराइल और ईरान में जो भीषण जंग हो रही है, मुस्लिम देश इजराइल को घेर रहे हैं, हालांकि वो खुलकर ईरान के समर्थन में भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक तरफ ये कह रहे हैं कि जो हमला है जो पिछले दिनों हुआ ईरान पर, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन अमेरिका जो है वो ईरान को धमका रहा है, इजराइल के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। और यही बात केशव समझाना चाहते हैं कि एक तरफ अमेरिका जो कि बहुत बड़ा सुपर पावर माना जाता है,
वो प्रेरित कर रहा है कहीं ना कहीं। सीज फायर की बात सिर्फ ऊपर ऊपर से कह देता है कि आप शांति बनाए रखिए, सीज फायर करिए, लेकिन प्रेरित करता है कि आप लड़िए ताकि हमारे जो हमारे डिफेंस सिस्टम है वो और ज्यादा बिके और हमारा फायदा हो। यही कहना चाहते हैं ना केशव। लेकिन भारत जो है वो कहीं भी किसी को भी नुकसान नहीं होने देना चाहता। वो ये जानता है कि एक नागरिक की सुरक्षा किस लिए जरूरी होती है। एक नागरिक की अगर जान जाती है, एक भी जिंदगी अगर जाती है, तो इतना नुकसान जो है पीढ़ियों को झेलना पड़ता है केशव। और दूसरी बात, अमेरिका में अभी अमेरिका यूक्रेन का कोई साथ भी नहीं दे पा रहा है, क्योंकि अमेरिका में एक तरीके से चुनाव चला, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। इस बात की पूरी संभावना है कि कमला हैरिस की जगह जो है व्हाइट हाउस में ट्रंप फिर से आ जाए। तो ट्रंप की ऐसी नीति नहीं रही है कि यूक्रेन का साथ करें और वॉर में उतरे, क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान से भी अपने सैनिक खींचे। उनके मतलब युद्ध में और यूक्रेन युद्ध में भी जो ट्रम्प बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जो फंडिंग है उसकी भी उन्होंने आलोचना की है। तो वो एक तरीके से ट्रम्प जो है ना एंटी रूस और यूक्रेन युद्ध में जो है ना अपनी सहभागिता नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनका हमेशा फोकस रहा है कि जो बड़े देश हैं अमेरिका को आगे करके पीछे हट लेते हैं और अमेरिका उसमें फंस जाता है। और जहाँ तक अमेरिका की रोल की बात है कि यूक्रेन युद्ध में, तो शुरुआत कैसे हुई? अमेरिका ने ही बैलिस्टिक मिसाइल जो है वहाँ पे यूक्रेन के इर्द गिर्द और रूस के पास जो है ना उन्होंने स्थापित किए, जिससे कि रूस को खतरा महसूस हुआ कि उन्होंने एक कॉर्डन ऑफ कर रहे हैं कि रूस पर हमला किया जा सके, कभी भी वहाँ से मार सकते हैं। दूसरी कि नाटो का सदस्य की कोई जरूरत नहीं है, यूक्रेन को जरूरत होनी नहीं थी कि नाटो में शामिल हो। तो नाटो यूक्रेन ये चाहता था कि मैं नाटो में शामिल हो, जबकि रूस नहीं चाहता कि वो शामिल हो, क्योंकि नाटो का क्या है, एक मैंडेट है कि एक देश पर कोई हमला करता है तो सब एक साथ हमला होगा। मतलब सारे मिलिटरली बिल्कुल वो नाटो की सेना होगी, अलग अलग देशों की नहीं होगी। तो रूस के लिए खतरा की बात थी। तो कुल मिलाकर इस युद्ध को बढ़ाने में अमेरिका की भी भूमिका थी। तो अमेरिका तो इस युद्ध को रोकने से रहा, तो बचा कौन? भारत ही इस युद्ध को रोक सकता है। पीएम मोदी ने जिस तरीके से पिछले 10 से 11 सालों में अपनी क्रेडिबिलिटी स्थापित की, ग्लोबल साउथ का लीडर साबित किया अपने आप को, तो ये जेलेंस्की समझ रहे हैं कि पीएम मोदी की जो है एक अनुभव है, बिल्कुल बिल्कुल 23 सालों का एक तो प्रशासनिक अनुभव है, एक भारत की क्रेडिबिलिटी है, पीएम मोदी की अपनी क्रेडिबिलिटी है, सरकार मजबूत है, तो रोकने में सफल हैं और सारे देश मानते भी हैं, क्योंकि भारत यूएन में भी अपनी रोल अदा करता रहा है, तो इसमें भी अदा कर सकता है, क्योंकि भारत कभी भी मतलब युद्ध का पक्षधर नहीं रहा है। बिल्कुल युद्ध का पक्षधर नहीं रहा है। और आज भी जब भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से कोई देश देखता है कि उस पर जो हमला हो रहा है या फिर नुकसान उसको हो रहा है, वो सिर्फ भारत ही रुकवा सकता है, ये भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और आज की जो चर्चा हमने की वो यही रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर भारत हो, आज वो कहां खड़ा है, ग्लोबली जो मंच है, वैश्विक जो मंच है, उसमें भारत की क्या भूमिका रहती है, अलग अलग जो देश हैं वो भारत की तरफ किस निगाहों से देखते हैं, चाहे वो रशिया हो, यूक्रेन हो, आपस में लड़ रहे हैं लेकिन भारत को बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं। दोनों कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि युद्ध जो है वो भारत ही रुकवा सकता है, चाहे ये मान जाए चाहे वो मान जाए। और एक और इसका एग्जाम्पल बहुत बड़ा ये दे सकते हैं हमारी कूटनीति का, कि अभी चीन में जो पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र में केशव जो अभी समझौता हुआ है, हालांकि पूरा समझौता नहीं है, क्योंकि जो जयशंकर है, डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने इस बात को कहा है कि पूरा काम खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जो समझौता शुरुआती हुआ है उसमें कहीं ना कहीं कूटनीति की एक बहुत बड़ी जीत है। और हमने इस बात को कहा कि हम ईगो क्लैश नहीं रखना चाहते। हमने शुरू से आपसे बात करना जारी रखा, सितंबर 2020 से लगातार बात हो रही थी, इस बात को विदेश मंत्री ने भी कहा, और हमने कभी भी बातचीत को तोड़ा नहीं है। हम ये चाहते हैं चाहे वो हमारा बॉर्डर हो, हमारा सीमा क्षेत्र हो, या किसी भी देश का सीमा क्षेत्र हो, वहां पर सिर्फ शांति स्थापित हो और शांति के साथ हर कोई आगे बढ़े। और यही हमने G20 में भी नारा दिया था, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यानी कि हम एक साथ मिलकर बहुत शांति प्रिय ढंग से काम करें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद केशव इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें समझाने के लिए कि आखिर कितना बड़ा मायना, कितना बड़ा महत्व इस एक बयान का है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा गया कि वो इस भीषण युद्ध को जो पिछले काफी लंबे समय से चल रहा है उसे वो रुकवा सकते हैं, और या कहें कि यही कहा गया कि अब पीएम मोदी ही रुकवा सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी आप वीडियोस पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। उम्मीद है आपको भी ये चर्चा पसंद आई होगी और आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और देखते रहें एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।